क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मैं आपको क्लियरली सुनाई और दिखाई दे रही हूँ? गुड इवनिंग एवरीवन। हम क्या कर रहे हैं? हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है पढ़ रहे हैं। तो स्टैट की हमारी आज गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास होगी, राइट? तो आई होप आपको जो जितना भी हमने पढ़ा है उससे सब कुछ क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो अपने चैट बॉक्स में पूछ लेना है, राइट? तो शुरू करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक रहेगा स्टैट का। आज हम गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन और उसके रिगार्डिंग जितने भी फर्दर टॉपिक बनते हैं वो हम कवर करेंगे। फिर इसके बाद हमारे को रहती है फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बोस डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि दोनों हम एक ही फॉर्मूला से करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है क्लास से रिगार्डिंग तो आपने चैट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है जी? चलिए शुरू करते हैं गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन। गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कहाँ छोड़ा था? एंट्रोपी पर, ठीक है? कि एंट्रोपी जो है हमारी लाइवली थ्योरम में हमने देखा था कि एंट्रोपी जो है टाइम के साथ अगर वेरी हो तो वो एंट्रोपी जो है कांस्टेंट होती है। ये हमने देखा था ना। सॉरी, डेंसिटी पर मैंने छोड़ा था कि डेंसिटी के टाइम के साथ डेरिवेटिव जो है वो जीरो था, उसे लाइवली थ्योरम कहते थे। अब ये जो गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये फर्दर हम डेंसिटी के साथ ही देखेंगे। तो हेडिंग डाल लेना है। आज हम बहुत जैसे मैथमेटिकल पोर्शन है सारा वो वाला कवर करेंगे। जितने भी हमारे फॉर्मूलाज होंगे वो मैं आपको सारे दिखवाऊंगी। कुछ एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी कर लेंगे, ठीक है? गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी? हम लास्ट क्लास में कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के आए हैं? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन करी है हमने। ओके, स्टैट की हम स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम पार्टिकल की अरेंजमेंट देखी है हमने, है ना? कि पार्टिकल्स को डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में कैसे जो है हम काउंट करते हैं, उनको कैसे अरेंज करते हैं, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? उनको कितनी तरह से हम अरेंज कर सकते हैं वो हम देख के आए हैं, ठीक है? पार्टिकल को हम नंबर ऑफ वेज यानी माइक्रो स्टेट्स निकालना हमने 3 तरह की स्टैटिस्टिक्स से देखा था। अब वहां पर हमने देखा था कि जो एनर्जी लेवल्स थे वो काउंटेबल थे और कुछ जगहों पर जब वो अनकाउंटेबल हो गए, ठीक है, तो फिर हमने कॉन्टिन्यूअस का केस देखा। कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाली, जो नंबर ऑफ वेज निकाले। अब हमने क्या देखना है कि जो हमारे पास सिस्टम्स हैं, राइट, जो हमारे पास एक सिस्टम में देखे थे हमने एनर्जी लेवल, अब हम बहुत सारे सिस्टम्स की बात करेंगे। पहले हमने एक सिस्टम में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स की बात की, है ना? जो g की पावर n आ रहा था वो क्या थे? एक सिस्टम में बहुत सारे एनर्जी लेवल। अब हम क्या करेंगे? बहुत सारे सिस्टम्स को एक साथ कर देंगे, ठीक है? यानी जब पहले एक सिस्टम की बात हो रही थी, ठीक है, एक ही सिस्टम में बहुत सारी g की पावर n एनर्जी लेवल्स की बात हो रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे सिस्टम्स को एक साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे सिस्टम्स में ये क्या है? एक बॉक्स क्या है? सिस्टम है। तो ये जो है बहुत सारे सिस्टम्स का ग्रुप बन गया, ठीक है? अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कैसे निकालना है हमने? हम ये देखेंगे कि पहले हम देख रहे थे कि पार्टिकल एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जा रहा था। क्या देख रहे थे? पिछली जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखी थी, माइक्रो स्टेट्स देखी थी, वहां पर हम ये देख रहे थे कि पार्टिकल जो है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जा रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे सिस्टम्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? एनसेम्बल कहेंगे, ठीक है? यहाँ पर एनसेम्बल की बात होती है। एनसेम्बल क्या हो गया? बहुत सारे सिस्टम्स का ग्रुप। पहले हम क्या देख रहे थे? एक सिस्टम में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स और उन्हीं के बीच में पार्टिकल्स को जो है घुमा फिरा रहे थे, उन्हीं की माइक्रोस्टेट्स निकाल रहे थे, राइट? एक पार्टिकल जो है किन्हीं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जा सकता है। एक ही सिस्टम की बात हो रही थी अभी तक। अब क्या हो रहा है? बहुत सारे सिस्टम्स इकट्ठे हो गए। अब पार्टिकल जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएगा। पहले पार्टिकल को हम एक ही सिस्टम में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में मूव करा रहे थे। अब क्या है? अलग अलग सिस्टम है और पार्टिकल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, तीसरे सिस्टम में मूव करेगा, राइट? और इन सिस्टम्स, ये जो छोटे छोटे ग्रुप में बनाए हैं, ये क्या है? सिस्टम्स हैं। तो इन सिस्टम्स के कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स के कलेक्शन को बोला एनसेम्बल। तो गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम एनसेम्बल्स की बात करेंगे, ठीक है? अब अगर पार्टिकल इस सिस्टम में कुछ एनर्जीज के गैप में मूव करता है तो वहां पर हम डेंसिटी को कांस्टेंट बनाते हैं।
ठीक है, राइट। रो को हम कांस्टेंट रखेंगे जब पार्टिकल इन सिस्टम्स में मूव करेगा, और अगर इन सिस्टम्स के बाहर हम डेंसिटी देखें तो डेंसिटी आएगी 0। ये समझ आ गया कि ग्रुप ऑफ सिस्टम्स में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो वहां पर हम डेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, बट अगर इस सिस्टम के ग्रुप के एंसेंबल के बाहर की बात की जाए तो हमारे पास डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और इसी जो डेंसिटी को हमने क्या रखना है, एक फॉर्मूला है उसे लिख लेना। जब पार्टिकल मूव कर रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो रो क्या रखी हमने, कांस्टेंट, है ना। रो कांस्टेंट रखा व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, वहां पर हम डेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं किसी डेंसिटी को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो कि ये रो कांस्टेंट और रो 0, तो मैंने आपको बोला कि रो क्या है, कांस्टेंट है अगर हम सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं, और रो 0 है, यानी डेल्टा ई प्लस ई एनर्जी लेवल की बात की जा रही है ना। मैंने बोला एनर्जी लेवल के डिफरेंस, ऐसे ई माइनस डेल्टा ई, यहीं पर ही एनर्जी का डिफरेंस। तो ये इसी के अंदर सिस्टम की बात की जाए, सिस्टम के अंदर की ही बात की जाए तो डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और आउटसाइड दिस ग्रुप ऑफ सिस्टम डेंसिटी इज 0। रेस्ट स्पेस में डेंसिटी क्या है, 0 होगी। ओके, तो इसी इक्वेशन को हम एक डिराक डेल्टा की फॉर्म में देखते हैं। डिराक डेल्टा की फॉर्म में लिखा जाएगा रो इज इक्वल टू कांस्टेंट सी, और ये है डिराक डेल्टा का सिंबल ई माइनस ई नॉट। ये इक्वेशन लिख लेना, कई बार ये डायरेक्ट आ सकती है कि कांस्टेंट है हमारी रो कहां पर, जहां पर एनर्जी का डिफरेंस ई माइनस ई नॉट है। जी राइट, एनर्जी के डिफरेंस यानी सिस्टम के अंदर की बात ही की जा रही है, तो वहां पर रो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को लिख लेना, राइट। फिर आते हैं हमारे पास जो गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन में एंसेंबल है, वो भी 3 तरह के होते हैं। गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन में एंसेंबल भी 3 तरह के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इन एंसेंबल्स के डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि जो हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर डेरिवेशन में जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्यों हमने टाइम वेस्ट करना है, डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, राइट। ओके, तो गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तरह के एंसेंबल्स होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सिस्टम 3 तरह के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे अब लिखते रहिएगा। ये टेबल मैं जो भी बनाऊंगी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास माइक्रो कैनोनिकल। अच्छा, एक चीज आ गई, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गई, वो क्या है, एंसेंबल की फुल डेफिनेशन नहीं लिखी हमने। एंसेंबल की फुल डेफिनेशन लिख लीजिए। एंसेंबल क्या है, एंसेंबल होता है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ systems which are microscopically same, which are macroscopically same but microscopically different। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली। तो हम क्या करेंगे, एक 4 सिस्टम का एंसेंबल बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, 4 सिस्टम्स हैं। ठीक है, 4 सिस्टम का एक क्या है, एंसेंबल है। ठीक है, अब 4 सिस्टम में हमने 3-3 पार्टिकल रखने हैं। ठीक है, हर एक सिस्टम में क्या है, एवरी सिस्टम हैज 3 पार्टिकल्स, राइट। एवरी सिस्टम हैज 3 पार्टिकल, हर एक सिस्टम में 3 पार्टिकल है। तो मैं रख देती हूं, इसमें है ABC पार्टिकल, इसमें क्या है, इसमें है KLM पार्टिकल, इसमें है PQR पार्टिकल, और इसमें XYZ पार्टिकल है। दिख रहे हैं ना, हर एक सिस्टम में 3-3 पार्टिकल है, A पार्टिकल, B, C, PQR। अब ये जो हर एक सिस्टम में बाहर से हम देख रहे हैं कि हर एक सिस्टम में 3-3 पार्टिकल नजर आ रहे हैं हमें, तो ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक टर्म है। मैक्रोस्कोपिकली क्या है, ये
सेम है। जब हम बाहर से देख रहे हैं, बाहर से देखा जा रहा है कि सिस्टम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो हर एक सिस्टम जो है एक जैसा हमें नजर आ रहा है, राइट। पर अगर सिस्टम के अंदर देखा जाए तो यहाँ एक सिस्टम में एबीसी पार्टिकल है, ये तीनों डिफरेंट है। इस सिस्टम में केएलएम पार्टिकल है, इसमें पीक्यूआर है, इसमें एक्सवाईजेड है। यानी एवरी सिस्टम हैज डिफरेंट पार्टिकल्स, राइट। ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक टर्म है। माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट है ये। मैं अंदर देखा, हमने सिस्टम के अंदर देखा कि अंदर जो है अलग अलग पार्टिकल है। तो एक एंसेंबल, वो एंसेंबल एक ऐसा एंसेंबल ग्रुप हो गया सिस्टम्स का जहां पर पार्टिकल जो है मैक्रोस्कोपिकली सेम होते हैं, यानी सिस्टम जो है हमें बाहर से एक जैसे दिखते हैं, बट वो माइक्रोस्कोपिकली सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, राइट। अंदर कुछ की एनर्जी डिफरेंट होगी, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होंगे, या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पार्टिकल्स हो तो अंदर सिस्टम के अंदर देखा जाए तो वो सेम नहीं टर्म्स होती हैं, बट अगर सिस्टम को बाहर से ही ऑब्जर्व किया जाए तो सिस्टम जो है हमें रिजेंबल करता हुआ सेम दिखता है। तो ये होता है एंसेंबल। अब एंसेंबल भी जो है गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तरह के होते हैं। अब पहुंच गए हम कि कैसे होते हैं एंसेंबल्स, ठीक है। तो एंसेंबल भी जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। राइट, एंसेंबल 3 टाइप्स के होते हैं। एक आ गया हमारे पास माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, दूसरा आ गया हमारे पास कैनोनिकल एंसेंबल, तीसरा आ गया हमारे पास ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। अब इनको आप रिलेट कर सकते हो कहां पर? जहां पर मैंने आपको सिस्टम पढ़ाई थी, ठीक है, क्योंकि यहां पर सिस्टम्स की बात हो रही है, अलग अलग सिस्टम्स की बात हो रही है, राइट। तो हम सिस्टम से ही रिलेट करेंगे, राइट, कि जहां पर आइसोलेटेड सिस्टम हो वो क्या है? माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में आपको बताया था, एंसेंबल होता ही सिस्टम का ग्रुप है, तो आइसोलेटेड टाइप जो है सिस्टम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में होते हैं। अब कैनोनिकल एंसेंबल एक तरह से क्लोज्ड सिस्टम होता है, ठीक है, और यहां पर ओपन सिस्टम होता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि एंसेंबल जो है ग्रुप है सिस्टम के, और सिस्टम किस तरह के सिस्टम्स के ग्रुप हैं वो अलग अलग से डिस्क्राइब हो गया। अब जहां पर ना पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं ना एनर्जी एक्सचेंज होती है, उसे हम आइसोलेटेड या इंसुलेटेड सिस्टम कहते थे। तो लिख लेना है नो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल एंड एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल एंड एनर्जी। अब इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने डायरेक्टली बोल दिया कि यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम का ग्रुप है। माइक्रो कैनोनिकल जो एंसेंबल है वो आइसोलेटेड सिस्टम का ग्रुप है, ठीक है। कैनोनिकल ओपन टाइप है, यानी यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होगी, और हमने कैसा देखा था कि इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर की फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि ढक्कन लगा हुआ है चाय के कप में, ठीक है, और वहां पर चाय थोड़ी देर बाद ठंडी होगी, एनर्जी वहां से एक्सचेंज होगी, पर नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हुए थे। एनर्जी एक्सचेंज, नो एक्सचेंज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, और यहां पर बोथ पार्टिकल्स एंड एनर्जी एक्सचेंजेस, ठीक है, बोथ पार्टिकल एंड एनर्जी एक्सचेंजेस एंड माइक्रो कैनोनिकल ग्रैंड कैनोनिकल सिस्टम, राइट। अब आपको बता दें कि वॉल्स हमने देखी है ना, आइसोथर्मल में भी हमने वॉल्स की बात की थी, एडियाबैटिक प्रोसेस में भी हमने वॉल्स की बात की थी, है ना। तो यहां पर भी देख लेते हैं वॉल्स। तो वॉल्स किस तरह की होती है? आइसोलेटेड सिस्टम में या फिर माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में। अब ना पार्टिकल ने एक्सचेंज होना है और ना ही एनर्जी ने एक्सचेंज होना है, ओके। तो यहाँ पर जब पार्टिकल ने नहीं एक्सचेंज होना है तो यहाँ पर एनर्जी ने एक्सचेंज नहीं होना है तो यहाँ पर होगी इंसुलेटेड वॉल्स। इंसुलेटेड वॉल्स, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं है तो उसको मैं ई से डिनोट करूंगी। फिर पार्टिकल्स ने भी एक्सचेंज नहीं होना है तो होगी इम्परमिएबल, परमिट नहीं कर रहे हैं खुद से
दूसरी तरफ पार्टिकल को जाने को परमिट नहीं दे रहे हैं, इम्परमिएबल वॉल्स हैं, तो उसे हम डिनोट करेंगे एन से। फिर ना कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिस्टम सॉलिड टाइप होना चाहिए, तो रिजिड वॉल्स होनी चाहिए, तो उसे हम V से डिनोट कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को आपने ऐसे लिख सकते हो EVN या ENV, जैसे भी आपको याद हो वैसे देख लेना। इस तरह से मैक्सिमम जो है माइक्रोकैनोनिकल ना लिख के, आइसोलेटेड ना लिख के EVN या ENV इस तरह के सिंबल जो है यूज होते हैं इस सिस्टम में ना। E का मतलब है कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है, V का मतलब है कि रिजिड वॉल्स हैं, N का मतलब है कि नो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब यहां पर जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। ओके, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर जो है एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, तो वो क्या होंगी? कंडक्टिंग वॉल्स इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, तो हमने उसे T से डिनोट किया। फिर पार्टिकल ने एक्सचेंज नहीं होना है, तो पार्टिकल ने एक्सचेंज नहीं होना है, इम्परमिएबल वॉल्स जिसे हम N से डिनोट कर रहे थे, और रिजिड वॉल तो वैसे ही है, रिजिड वॉल तीनों के लिए कॉमन होगा, तो इसे आप TNB या TBN किसी भी सिंबल से याद कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने किस तरह का सिंबल दिया है। इन तीनों को कैसे भी जंबल किया जा सकता है। ओके, तो सिस्टम को आपको उसकी वॉल्स के सिंबल से पहचानना है। आपको माइक्रोकैनोनिकल बोला होगा या फिर एनसेंबल बोला होगा, और एनसेंबल के बाद ये वाले जो नोटेशंस हैं ये लगाई होंगी, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से एनसेंबल की बात हो रही है। इन नोटेशन से उनकी वॉल्स का पता लग जाएगा, तो आप जो है सिस्टम्स में एंसेंबल्स में डिफरेंस कर पाओगे, राइट। फिर उसके बाद ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, यहाँ पर पार्टिकल भी एक्सचेंज हो रहे हैं और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। तो एक चीज तो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, दैट इज कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, कंडक्टिंग वॉल्स यानी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। और टी सिंबल पूरी की पूरी फिजिक्स में केवल मात्र हम टेम्परेचर के लिए ही यूज करते हैं मैक्सिमम, राइट। तो टी जहां भी यूज हुआ है इट मींस टेम्परेचर की बात हो रही है और एनर्जी एक्सचेंज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद पार्टिकल्स में भी एक्सचेंज होना है, राइट। तो पार्टिकल पहले इम्परमिएबल वॉल थी, अब परमिट कर रहे हैं वो सिस्टम खुद में से पार्टिकल्स बाहर जा पाए, तो वो हो जाएगी परमिएबल वॉल्स जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। हम म्यू कहां पढ़ चुके हैं? हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, कहां पर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम म्यू और एन ये दोनों सिंबल्स देख आए हैं कि पार्टिकल्स के लिए म्यू और एन दोनों सिंबल्स यूज होते हैं। ओके, परमिएबल वॉल्स के बाद रिजिड वॉल, ये तो मैंने आपको बताया कि तीनों में कॉमन है, रिजिड वॉल्स तीनों में कॉमन है, तो इसको आप नोट कर सकते हो टी बी म्यू या टी म्यू बी। ये सिंबल एंसेंबल होगा और उसके आगे ये सिंबल लगे होंगे, उससे आपको जो है एंसेंबल को पहचानना है, राइट। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना क्या होता है एंसेंबल में। अगर माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल की बात हो रही है तो हम यहाँ पर निकालते हैं एंट्रोपी यानी सिस्टम में कितनी डिसऑर्डरनेस है। डिसऑर्डरनेस क्योंकि सिस्टम के अंदर ही की बात हो रही है, यहां से ना पार्टिकल बाहर आ रहे हैं ना एनर्जी बाहर आ रही है, यानी सिस्टम के अंदर ही जो है चेंजेस हो रहे हैं, राइट। अंदर ही जो है पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, या जो भी चीज हो रही है वो सिस्टम के अंदर ही अंदर हो रही है। तो सिस्टम के अंदर कितनी डिसऑर्डरनेस है, कितनी रैंडमनेस है, वो मेजर करती है एंट्रोपी, जिसे हम एस सिंबल से डिनोट करते हैं, राइट। तो हम माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में एंट्रोपी निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको इसका फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे, S इज इक्वल टू KB log ऑफ ओमेगा। ओके, ओमेगा जो था वो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी के केस का ही यूज हुआ होगा 3D सिस्टम वाला, तो ये S इज इक्वल टू KB log ऑफ ओमेगा, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लासिकल आइडियल गैस और क्वांटम आइडियल गैस के बारे में बताऊंगी, बट ये मिटा देते हैं उसके बाद। अब यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं पार्टिकल, नहीं एक्सचेंज हो रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, राइट। यानी अंदर जो है पार्टिकल हैं बट उनकी एनर्जी में थोड़े से चेंजेस आ रही हैं, राइट। तो एक हम कहाँ डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस्कस चुके हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में, कि पार्टिकल जो है हम देख नहीं पाते कि कहाँ जैसे है कहाँ जैसे नहीं है, लोकेट नहीं कर पाते क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ज्यादा होते हैं, और अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो उनके मूवमेंट में, उनकी पोजिशन में डिफरेंस आएगा। तो हम एक जो है पैच ले लेंगे एनर्जी पार्टिकल्स का, एक छोटा सा ग्रुप लेंगे और वहां पर देखेंगे कि पार्टिकल है या नहीं है। तो यहां पर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जिसे हम PE से डिनोट करते हैं।
ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के साथ साथ हम पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं। पार्टीशन फंक्शन हमारे सिलेबस में हार्मोनिक ऑसिलेटर के पार्टीशन फंक्शन डायरेक्टली मेंशन है, तो उसके मैं रिजल्ट आपको लिखवा दूंगी। और यहां पर भी प्रोबेबिलिटी ही निकाली जाती है, ठीक है, और पार्टीशन फंक्शन की बात होती है, राइट। तो अब आती है रिजल्ट्स की बारी, इसे लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आते हैं रिजल्ट्स जो हमने डायरेक्ट लिखने हैं इनके। ओके, राइट। तो रिजल्ट हमने लिखना है एंट्रोपी का। एंट्रोपी में हम एक क्लासिकल आइडियल गैस और क्वांटम आइडियल गैस का केस लेके चलेंगे, ठीक है। S इज इक्वल टू KB NN ओमेगा। ये जो है रिजल्ट एप्लीकेबल किसी के लिए है? क्लासिकल आइडियल गैस के लिए। बट अगर इसी फॉर्मूले को हम क्वांटम आइडियल गैस के लिए देखें तो यहाँ पर S जो है इस रिजल्ट को फॉलो नहीं कर पाता है, और इसी वजह से जो है हमें S क्या है आता है, एक तरह से नॉन एक्सटेंसिव वेरिएबल है, तो इसके लिए रिजल्ट जो है सही नहीं आते हैं, और S नॉन एक्सटेंसिव हो जाता है अगर हम क्वांटम के लिए रिजल्ट देखें। बट S जो है एक्सटेंसिव वेरिएबल है, तो क्वांटम के लिए जो हमारे पास ओमेगा है उसकी वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ओमेगा फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल जो है इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो उसे ओमेगा डिस्टिंग्विशेबल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल किया जाता है। और ये दिया था गिब्स पैराडॉक्स ने, इस फॉर्मूला को गिब्स पैराडॉक्स कहा जाता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसे गिब्स पैराडॉक्स कहा जाता है। गिब्स पैराडॉक्स ने इस वाले फॉर्मूला में चेंजेस किए थे, किसके लिए? क्वांटम आइडियल गैसेस के लिए, ओके। और यहाँ पर स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी निकाली जाती है, NKB लॉग ऑफ V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल। ये वॉल्यूम्स है, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम का लॉग NKB, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इसका, और इस तरह से इसे निकाला जाता है, ये लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं कैनोनिकल एंसेंबल में, राइट। तो कैनोनिकल एंसेंबल में मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी के लिए एक डायरेक्ट रिलेशन है e की पावर माइनस ऑफ बीटा e, e की पावर माइनस ऑफ बीटा e, और बीटा क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1/kB, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताया कि हमें निकालना होता है पार्टीशन फंक्शन। तो बहुत सारे जो सिस्टम हैं, सिस्टम्स में एनर्जी लेवल जो होते हैं, उनमें कुछ एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी सेम भी हो सकती है, और कुछ एनर्जी लेवल्स की डिफर भी हो सकती है एनर्जी, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर दो केसेस लेके चलते हैं। एक केस ऐसा है जहां पर डीजेनरेसी है। डीजेनरेसी का मतलब है एनर्जी सेम है कि नहीं, दो या दो से ज्यादा एनर्जी लेवल्स की, और एक सिस्टम है नॉन डीजेनरेट, ओके, नॉन डिजरेट। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी आ जाती है e की पावर माइनस ऑफ बीटा ई समेशन आई, e की पावर माइनस ऑफ बीटा ई, ठीक है, e की पावर माइनस ऑफ बीटा ई, ये भी समेशन है, समेशन आई, यहां समेशन है, नीचे वाले में समेशन है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली टर्म है ये होती है Qn, जिसे कहते हैं ये है पार्टीशन फंक्शन, जो कि होता है समेशन आई e की पावर माइनस ऑफ बीटा ई। बस इसी में ही थोड़ा सा चेंज करेंगे, और वो नॉन डीजेनरेट के लिए आ जाएगा। जिन लेवल्स की एनर्जी सेम होती है उसे कहेंगे GI e की पावर माइनस बीटा ई डिवाइडेड बाय समेशन आई GI e की पावर माइनस बीटा ई, हो गया। और इसके लिए पार्टीशन फंक्शन आ गया समेशन आई GI e की पावर माइनस बीटा ई, राइट। तो ये जस्ट फॉर्मूला है, यहां से मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर सेम कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ पार्टिकल भी एक्सचेंज होने हैं, तो एनर्जी में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू GI e की पावर माइनस बीटा EI
ई आई नहीं, म्यू एन आई बीटा इंटू म्यू एन आई माइनस ऑफ ई आई, बस इतना सा चेंज है। समेशन आई जी आई ई की पावर माइनस ऑफ म्यू एन आई माइनस ई आई, और ये जो नीचे वाली टर्म है ये इसके लिए पार्टीशन फंक्शन है। मैं आपको डायरेक्ट पार्टीशन फंक्शन के रिजल्ट बता दूंगी, तो इन फॉर्मूलाज को लिख लेना, राइट। बट जो हमारे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है उसके मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा दूंगी। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये क्या है, गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी और पार्टीशन फंक्शन के फॉर्मूलाज हैं। अब यहां से हमने एक तो ये दो रिजल्ट, इसके दो रिजल्ट है, ये डायरेक्ट लिख लेने हैं, एक क्लासिकल आइडियल गैस के लिए और ये क्वांटम आइडियल गैस के लिए। ये दो रिजल्ट डायरेक्ट हैं, एंट्रोपी निकाल दी है ये, है ना। ये क्लासिकल आइडियल गैस की है और ये क्वांटम आइडियल गैस की है। यहाँ कैनोनिकल एंसेंबल में हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी निकालेंगे, पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे। पार्टीशन फंक्शन निकालना है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, क्लासिकल और क्वांटम, तो वो रिजल्ट लिख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, इसको मैं मिटा देती हूँ। जो रिजल्ट हमने डायरेक्ट लिखने हैं वो लिख लीजिए। इसके मैं नोट्स भी भेज दूंगी, पर कल भेजूंगी, कल एक और क्लास होगी उसके बाद मैं भेज दूंगी। कल हमारा ये स्टैट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है ये, कहां पर, कैनोनिकल एंसेंबल में, कैनोनिकल एंसेंबल की बात हो रही है, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात हो रही है, ठीक है। तो दो तरह के एंसेंबल हम पढ़ेंगे, एक आएगा क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी होती है वो होती है कॉन्टिन्यूअस, और एक क्वांटम में जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं तो वहां पर डिस्क्रीट एनर्जी आती है। कितनी एनर्जी आती है वो भी देख लीजिए। जैसे यहाँ क्लासिकल में सिर्फ मैं 1D की बात करूंगी, 2D की आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। जैसे H आता है क्लासिकल में, H इक्वल टू T प्लस V करते हैं, राइट। तो H इज इक्वल टू P²/2m प्लस हाफ ऑफ kx², ऐसे लिखते हैं ना। तो ये 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है। अब यहाँ पर हम एनर्जी निकालते हैं 1D में निकालते हैं, 1D नहीं, हाँ 1D लिखिए, 1D में n प्लस हाफ h², ये क्या है, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है, En 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 so on। अगर 2D की निकालनी हो, 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है n प्लस 1 h²। अगर 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी लिखनी हो, En इज इक्वल टू n प्लस 3/2 h², और n सेम है 0 1 2 3। इसे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इनके रिलेटेड डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। हम मैक्सिमम 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ ही डील करते हैं, 2D और 3D की एनर्जीज हम निकालते नहीं हैं, राइट। जो भी मैंने आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्वांटम एनर्जी निकाल के बताई है वो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है। 2D और 3D की भी एनर्जीज लिख लीजिए आप। इसके बाद 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए निकालना हो पार्टीशन फंक्शन 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के निकलता है Q1 इज इक्वल टू 1/β h²। Q1 इज इक्वल टू 1/β h²। ये क्या है, एक पार्टिकल के लिए है। अगर पार्टीशन फंक्शन निकालना हो n पार्टिकल के लिए तो वो हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू 1/β h² की पावर n। ये क्या है, n पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन है, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है ना। 1/β h² की पावर n पार्टिकल्स के लिए ये हार्मोनिक ऑसिलेटर क्लासिकल का पार्टीशन फंक्शन है, राइट। फिर 1D यहां लिख लेना, 1D क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए Q1 जो पार्टीशन फंक्शन है वो निकल के आता है 1/2 साइन हाइपरबोलिक 1/2
2 साइन हाइपरबोलिक 1/2 बीटा एच कट ओमेगा। ये क्या है? क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पार्टीशन फंक्शन है। ये लिख लीजिए, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के डायरेक्ट रिजल्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। के बाद हमारे सिलेबस में रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन भी है, रोटेटिंग बॉडीज करके पार्टीशन फंक्शन भी है, वो भी लिख लेते हैं। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के हैं। फिर अब देखते हैं रोटेशनल बॉडीज यानी रोटेटिंग बॉडीज के लिए पार्टीशन फंक्शन। क्लासिकल और क्वांटम दोनों टाइप से देखेंगे। ओके, तो देखना है रोटेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, रोटेशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रोटेटिंग बॉडीज के लिए जो एनर्जी होती है उसे लिखते हैं हम Eg इज इक्वल टू J इंटू J+1 एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2I। J क्या है? यहां पर टोटल क्वांटम नंबर है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है। J क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और h कट क्या है? h/2π। और h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर दो केसेस आते हैं। एक आता है हमारे पास क्वांटम केस और दूसरा आता है क्लासिकल केस। राइट, क्लासिकल मतलब जो हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं। ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं उन्हें हम क्लासिकल केस कहते हैं। और क्वांटम यानी हम 0 केल्विन पर बात कर रहे हैं, 0 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात कर रहे हैं। और जो क्लासिकल है इसे लिखेंगे एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर जो है क्वांटम मैकेनिकली हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं 0 केल्विन पर। और क्लासिकल क्या है? एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। नो, हम जो नॉर्मल लाइफ में देख रहे हैं ना, यहाँ 0 केल्विन से 273 केल्विन ऊपर की बात हो रही है। हाई टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर जो भी है ना, वो तो काफी ज्यादा होगा। फिर 300 केल्विन के ऊपर की ही बात होती है ना। 37 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर होता है ना। तो हमारे पास जो क्लासिकल केस है वो एट हाई टेम्परेचर यानी जो भी हम रियल लाइफ में टेम्परेचर देखते हैं वो क्लासिकल केस है। तो क्लासिकल केसेस जो होते हैं हाई टेम्परेचर पर अच्छा रिजल्ट देते हैं, और जो क्वांटम केसेस जो भी हम पढ़ते हैं वो लो टेम्परेचर पर अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन कितना आता है? Q2I। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय बीटा एच कट स्क्वायर। अब बीटा क्या होता है? 1/kBt। अगर बीटा की वैल्यू पुट की जाए तो kBt ऊपर आ जाएगा ना, 2kBt हाई डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर, है ना। 1/ ये पुट किया तो ये क्या है? पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू है फॉर क्वांटम मैकेनिकली रोटेशनल बॉडीज एट लो टेम्परेचर। राइट, और अगर हाई टेम्परेचर पर देखी जाए, रिजल्ट देखे जाए तो वो होता है Q इज इक्वल टू 1 + 3 e की पावर माइनस बीटा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, हाँ आई एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई प्लस 5 e की पावर माइनस बीटा एच कट स्क्वायर बाय आई। ये क्या है? पार्टीशन फंक्शन है फॉर क्लासिकली रोटेटिंग बॉडीज। राइट, तो ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लास्ट देखते हैं। अगर हमें हमें कैनोनिकल एंसेंबल पता है तो हम डायरेक्ट ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल्स को निकाल सकते हैं। ये हमारे कैनोनिकल एंसेंबल्स हैं। राइट, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन है ना, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन है। ओके, अगर हमें कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन पता हो तो हम कैसे ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हैं, वो रिलेशन देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन कैनोनिकल
canonical partition function and grand canonical partition function। ठीक है, तो फिर क्यू ग्रैंड कैनोनिकल हम निकाल सकते हैं अगर हमें कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन पता है। तो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन के रिजल्ट्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं, यहीं से ही हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है एक्सपोनेंशियल इनटू ई की पावर म्यू अपॉन केबीटी। म्यू क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, केमिकल पोटेंशियल होता है म्यू, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एक्सचेंज हो रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, तो वो होता है, और क्यू कैनोनिकल। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमें क्यू कैनोनिकल पता है। वन पार्टिकल का क्लासिकल, ये लिख रही हूं मैं, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर कितना था? Q1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा एच कट ओमेगा। क्यू कैनोनिकल था ये, तो क्यू ग्रैंड कैनोनिकल इसी को लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ ई की पावर म्यू अपॉन केबीटी इंटू 1 अपॉन बीटा एच कट ओमेगा। तो हमने डायरेक्टली क्यू ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन फॉर ग्रैंड कैनोनिकल निकाल दिया जब हमें कैनोनिकल पता है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इन रिजल्ट्स को लिख सकते हैं, ज्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर अगर हमें कैनोनिकल एंसेंबल्स पता है। ठीक है, अब लास्ट इसका रिलेशन है एक, जो कि एनर्जी फ्लक्चुएशन और पार्टिकल नंबर फ्लक्चुएशन। एनर्जी कहां पर एक्सचेंज होती है? सबसे पहले कैनोनिकल एंसेंबल्स में, है ना। और पार्टिकल्स कहां पर एक्सचेंज होते हैं? तो ग्राउंड कैनोनिकल में, है ना। तो एनर्जी फ्लक्चुएशन हम कैनोनिकल एंसेंबल में देखेंगे। राइट, तो यहां पर एक एनर्जी फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला है डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू के बी टी स्क्वायर सी बी। के बी टी स्क्वायर सी बी, ये क्या है? मीन एनर्जी फ्लक्चुएशन। ठीक है, मीन एनर्जी फ्लक्चुएशन, इसी को ही हम इसका रूट ले लें अगर, तो डेल्टा ई हो जाएगा रूट ऑफ के बी टी स्क्वायर सी बी। तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर एनर्जी फ्लक्चुएशन। ठीक है, अब यहां पर एक नंबर ऑफ पार्टिकल फ्लक्चुएशन आती है जिसे हम डेल्टा एन आई स्क्वायर एन आई बार इंटू 1 माइनस एन आई बार, यहां पे ए लिख लो, ए एन आई बार, इसे मैं जर्नलाइज कर दूंगी इसको, ए एन आई बार। अब एन आई बार का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल की एवरेज वैल्यू है। ये एवरेज वैल्यू को हमने इस बार से रिप्रेजेंट किया है, इसे बोला मीन स्क्वायर टर्म ऑफ पार्टिकल, मीन स्क्वायर टर्म ऑफ पार्टिकल। अब अगर ए की वैल्यू है 0 तो वो कौन से पार्टिकल होंगे? वो होंगे क्लासिकल पार्टिकल, है ना। अगर ए की वैल्यू है 1 तो वो होंगे फर्मियंस, और ए की वैल्यू है -1 तो वो होंगे बोसोन्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये हमने कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे एंसेंबल से, वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, कल की क्लास हमारी लास्ट क्लास रहेगी। सेट लेना, ये जो रिजल्ट्स मैंने लिखवाए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट रहेगा क्लास से रिगार्डिंग तो आपने चैट बॉक्स में पूछ लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।